Next class we were discussing about making of Indian Constitution और हमने डिस्कस किया था कि आपका संविधान है उसको बनाने में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल है। ठीक है कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इस असेंबली ने आपका संविधान बनाया है। ठीक है, तो ये जो आपकी असेंबली है इसको बनाने की डिमांड बहुत पहले से हो रही थी। आपका सबसे पहले जो एम.एन. रॉय थे उन्होंने बोला कि क्या बनाना चाहिए, आपका इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए और उससे पहले क्या बनना चाहिए, आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो पहले डिमांड रखी गई। फिर आपके देश में आता है अगस्त ऑफ 1940 में। फिर आता है आपका फिफ्थ प्रपोजल या फिफ्थ मिशन, क्या था आपका 1942 में। एंड देन फाइनली कम्स योर कैबिनेट मिशन और यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन है ये आता है 1946 में। इसमें आपके 3 लोग होते हैं और वो जो तीनों लोग जो फॉर्मूला बनाते हैं उसी फॉर्मूले से क्या बनता है, संविधान बनता है। हाँ जी, क्रिप्स मिशन से दोबारा बताओ सर। क्यों बताऊं दोबारा, क्या सर? क्यों बताऊं दोबारा सर समझ नहीं आ रहा सर। अगर लाइट चली गई थी लास्ट क्लास में सर, कल क्लास रुक गई थी बीच में लास्ट में सर। अच्छा ठीक है, ये तो मार्कर्स नहीं पता कौन से मार्कर बनते हैं। ओके, तो आपको जो क्रिप्स मिशन था उसमें कौन आया था आपका इंडिया में, स्टैफर्ड क्रिप्स आया था आपका। और स्टैफर्ड क्रिप्स ने क्या बोला था आपको कि आपको जो भारत का संविधान है वो कौन बनाएंगे, आपके सिर्फ भारतीय बनाएंगे। ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल ओनली बी द राइट ऑफ इंडियंस, तो इंडियंस ही उसका संविधान को बनाएंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि उसमें भी थोड़ा बहुत ऐसी बातें थी जो आपकी बिल्कुल ही जरा इनजेन्युइन थी। जैसे एक एग्जांपल क्या है आपका कि अगर बाकी माइनॉरिटीज जो है अगर वो नहीं मानेंगी, अगर बाकी माइनॉरिटीज अगर वो अपने राइट्स को नहीं मानेगी, अगर वो बोलेंगे कि संविधान आपका ठीक नहीं है, तो आपका जो संविधान है वो क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो इंडियंस थे, इंडियंस क्रिप्स के प्रपोजल को या उसके मिशन को भी एक्सेप्ट नहीं करते। और उसके बाद कौन सा मिशन आता है आपका, कैबिनेट मिशन। इसमें आपके 3 लोग आते हैं। ठीक है, और जिनमें से एक है आपका पैट्रिक लॉरेंस, एक है आपका स्टैफर्ड क्रिप्स एंड देन योर एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोग जो होते हैं ये बहुत ही बड़े ऑफिसर्स होते हैं आपके ब्रिटिश एम्पायर में, और इसीलिए इसको हम कहते हैं आपका हाई पावर्ड मिशन। इट इज अ हाई पावर्ड मिशन बिकॉज़ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस ग्रुप वर वेरी पावरफुल। ठीक है, तो फाइनली आपका जब ये लोग इंडिया में आते हैं तो पहले तो आपका जो मुस्लिम्स हैं, आपको मैंने बताया था कि वो फेवर में नहीं थे कि भारत का कोई संविधान वगैरह बने। अगर बने तो 2 बने, एक बने पाकिस्तान के लिए, एक बने आपका इंडिया के लिए। तो फाइनली जब लग गया पता कि अब तो पावरफुल लोग आ चुके हैं, अगर इनकी बात नहीं मानी, ठीक है, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है कभी बन नहीं पाएगा और हम इंडिया में भी ढंग से नहीं रह पाएंगे। तो फाइनली जो इसकी प्रपोजल है वो था गिव एंड टेक, सॉरी टेक और लीव। तो टेक और लीव का मतलब क्या होता है, या तो एक्सेप्ट करो या तो जाओ यहाँ से। ठीक है, तो मुस्लिम लीग को भी यही बात माननी पड़ती है और उसी के तहत आपका क्या फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला बनता है
और उस फॉर्मूला से क्या बनेगी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हु गेव द फॉर्मूला टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब ये है कि असेंबली में कितने लोग होंगे और कहां से आएंगे। आपको तो एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने कितने लोग थे आपके, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। तो जो फॉर्मूला है बनाने का, वो फॉर्मूला किसने दिया आपका, कैबिनेट मिशन ने दिया। अब इतना ज्यादा क्यों सरदर्दी है असेंबली को बनाने के लिए, डायरेक्टली क्यों है, जाओ एक इलेक्शन के बाद लोगों को डाल दो, ठीक है, और बोलो संविधान बनाओ। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्यों है, कॉम्प्लिकेशन इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों ने इंडिया को कॉम्प्लिकेट कर रखा था। ठीक है, इंडिया को कॉम्प्लिकेट करने का मतलब क्या है, इन्होंने क्या कर रखा था कि इंडिया में कुछ स्टेट्स बना रखी थी, उन स्टेट्स को हम कहते हैं आपका प्रोविंसेस। तो जब आपके अंग्रेज जाने वाले थे आजादी से कुछ समय पहले तक, आपके कितने प्रोविंसेस थे, 17 प्रोविंसेस थे। ठीक है, इन 17 प्रोविंसेस के अलावा अंग्रेजों के पास क्या थी, इंडिया में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है हिंदी में रजवाड़े। ठीक है, तो 552 इंडिया के पास अंग्रेजों के पास प्रिंसली स्टेट्स थी। अब इन दोनों में क्या फर्क है, जो प्रोविंसेस थे वो थे अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर। ठीक है, हाँ जी, सर थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दीजिए प्लीज। नीचे करना पड़ेगा, ऊपर नहीं करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो आपका जो अंग्रेज थे, ठीक है, उनके पास 17 ऐसे एरियाज थे, 17 ऐसी स्टेट्स थी जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर थी, और कुछ ऐसी स्टेट्स थी, तो कुछ ऐसी जगह थी जो किस अंग्रेजों के इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंदर थे। इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या है, ना कंट्रोल इनडायरेक्ट है, लगान देखिए ना, लगान है ना, लेकिन राजा कैसा, राजा क्यों कैसी बेइज्जती कर देते हैं वो, लोगों के लिए उनका राजा राजा होता है, लेकिन राजा किसकी बात मान रहे हैं, ठीक है, उस जगह का टैक्स कौन कलेक्ट कर रहे हैं, अंग्रेज, लगान तो अंग्रेज कलेक्ट कर रहे हैं, है राजा, लोगों के लिए राजा इंपॉर्टेंट है, राजा से आपने पेंटिंग बनवा सकते हो, उसके और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, प्रिंस का कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन प्रिंस का कंट्रोल होता था ब्रिटिशर्स का। तो ऐसी स्टेट्स हुआ करती थी। ठीक है, तो आपका इंडिया है, इन जो आपका आज का भारत है, तो भारत में ये 552 प्रिंसली स्टेट्स हैं, और इनमें से आपके 11 प्रोविंसेस, चलो मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, इनमें से आपके 11 प्रोविंस ऐसे हैं जो इंडिया का पार्ट बन गए, याद रखना, जो इंडिया का पार्ट बन गए, बात की बात कर रहा हूँ मैं। इनमें से 3 ऐसे प्रोविंस जिसका पार्ट बन गया आपका पाकिस्तान का, और 3 ऐसे हैं जो हुए आपके जिनका बंटवारा हुआ। जिस जिस स्टेट में दंगे हुए वो उसका बंटवारा हुआ था। कहाँ दंगे हुए थे आपके, पंजाब में, बंगाल में और असम में। ठीक है, तो पंजाब, बंगाल और असम आधा आधा बटा था आपका। जो आपका बंगाल था उसके 2 टुकड़े हुए, क्या बन गया आपका, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल हमारी तरफ आ गया, ईस्ट बंगाल आपको क्या बन गया आपका, बांग्लादेश। असम का नीचे वाला हिस्सा था वो कहाँ चला गया आपका, बांग्लादेश को। जो पंजाब था, कितना बड़ा प्रोविंस था आपका, आधा पंजाब कहाँ चला गया आपका, पाकिस्तान को। तो जो आपका पंजाब है, आपका जो असम है, और आपका जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये डिवाइड हुए थे। और कौन से 3 प्रोविंसेस थे वो बिल्कुल चले गए थे अंग्रेजों के, एक आपका NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एक था आपका सिंध, और एक था आपका बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये 3 चले गए पाकिस्तान के पास, और जो बाकी बच गए आपके, ठीक है, बाकी बच गए आपके बॉम्बे, मैसूर, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस। क्या है आपका यूनाइटेड प्रोविंस, क्या है आपका, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, मैसूर मतलब कर्नाटका, ठीक है, और जो बाकी एरिया था यहाँ पे आ गया, हमें इंडिया में आ गए, तो हमें वो डिस्कस नहीं करना। तो देखो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे अगर देखा है तो पूरा भारत बटा हुआ है, आपने इसको इकट्ठे करना है, और इन सब बटे हुए 552 + 17 कितना हो गया आपका, 569। इतनी सारी जगहों के लिए आपने क्या बनाना, एक संविधान बनाना है, और इनके लोगों को आपने इकट्ठे एक मंच के ऊपर लिखा है। इसलिए तो आप लोग कंफ्यूज थे कि कैसे बनाए संविधान इन लोगों के लिए, और पता नहीं है ना कि लोगों ने इकट्ठे रहना है, बिखर जाना है आपने। तो इसीलिए आपका इनके लिए फॉर्मूला बनाना बहुत मुश्किल था, और अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला क्या बनाया गया कि आपकी टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसमें आपका 1 मिलियन में से आएगा एक आदमी। ठीक है,
फॉर्मूला क्या बना आपका 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों के लिए बनेगा आपका एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और दूसरी बात क्या रहेगी आपका टोटल कितने लोग आएंगे इस असेंबली के अंदर 389 टोटल आएंगे आपके 389 लोग आएंगे। ये फॉर्मूला बना आपका। इस 389 लोगों में आपके दो प्रकार के लोग होंगे, कुछ लोग होंगे आपके इलेक्ट और कुछ लोग होंगे आपके नॉमिनेट। अब देखो जो स्टेट के प्रोविंसेस हुआ करते थे यहाँ पे इलेक्शन एक रूटीन एक्सरसाइज थी, यहाँ तो हर 5-5 साल बाद आपकी इलेक्शन होती थी अंग्रेजों के अंदर भी, तो यहाँ पे इलेक्शन करना पॉसिबल था। अब प्रिंसिपल स्टेट को लोग इलेक्शन करवाओ, वहां पॉसिबल नहीं है आपका। तो कहा गया कि जितने भी लोग आपके प्रिंसिपल स्टेट्स से हैं वो क्या होंगे आपके नॉमिनेट, यानी कि जो लोग भी आपके प्रिंसिपल स्टेट से आएंगे उनका पक्ष रखने के लिए वो क्या आएंगे आपके सॉरी वो कहां से आएंगे आपके प्रिंसिपल स्टेट से आएंगे। ऑल द मेंबर्स जो आपके प्रिंसिपल स्टेट से आएंगे वो क्या होके आएंगे आपके नॉमिनेट होके आएंगे। और टोटल कहा गया कि आपके 93 मेंबर्स वो आपके क्या होंगे नॉमिनेट होंगे, गॉट इट। और कुछ लोग होंगे आपके इलेक्टेड, लेकिन इलेक्शन कैसे होगी आपकी इनडायरेक्ट इलेक्शन होगी आपकी, ठीक है। अब सपोज करो कि आपकी क्लास का एक मैंने मॉनिटर चुनना है, ठीक है, और उस मॉनिटर चुनने को मैंने चुनना है तो वोटिंग करवा दूं, किसको बनाना फिर किसको बनाना तुमने बनाना मॉनिटर तो है कोई लायक उस अच्छा आप में कितने लोग ये बिना को वोट करोगे मॉनिटर के लिए है, ठीक है। और भी प्रत्याशी मॉनिटर बनने के लिए कितने लोग हर्ष को वोट करेंगे, अरमान के लिए कितने वोट करेंगे, ओ भाई साहब अरमान जीत गया, ठीक है। तो अरमान है तो अरमान इतनी सपोर्ट भाई फिर वो भाई हर जगह ट्रू है ना, किसी मेल्स के ट्रू है किसी फीमेल्स के ट्रू है, जस्ट आस्किंग फॉर देम पता नहीं गेट इट मेरा डन है पता करो उसका वरना बोलते सब टाइम कि जेंडर इज ए फ्लूइड टर्म। तो ऑब्वियसली मतलब अगर आप लोगों ने पूछ लिया कि किसको बनाना मॉनिटर तो वो क्या बन गया आपका अरमान बन गया, ठीक है। लेकिन वो बना आपका डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। या फिर अगर मैं आप में से 5-6 लोगों को बोलूं तुम बताओ कि तुम्हारे क्लास में कौन कौन अच्छे से बच्चे हैं और अच्छा मुझे पूछूं कि अच्छे कौन है मेरे टर्म में है पागल है क्या, पढ़ता कोई भी नहीं है जज जाए वाला पढ़ता कोई नहीं है जो रेगुलर है क्लास में बेसिकली, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से ठीक है। और जो जो बोलता है वो कर देता है, अगर बोलता है मैं पढ़ना नहीं आता उसके रिजल्ट में मार्क्स कम आए तो ठीक है वो, लेकिन कोई बोलता है मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि मैं पढ़ने के बाद तो मार्क्स आने चाहिए, ये तो विधि का विधान नहीं है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहेगी ना आपकी तभी मार्क्स नहीं आ रहे शायद। आगे अगर तुम तो बना रहे तो बना मॉनिटर, ठीक है। तो बेसिकली आप में से मैं 5-6 लोग चुन लिए और 5-6 लोगों से मैंने पूछ लिया कि क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा, क्योंकि सबसे पूछने का क्या फायदा है, ये भी तो हो सकता है आपका कि सबसे पूछने का क्या फायदा था। तो जब आप देखो दोनों केसेस में मॉनिटर आपका ही है, लेकिन एक केस में मैंने आपसे पूछ लिया और एक केस में मैंने आप में से कुछ लोगों से पूछा, ठीक है। दोनों में इलेक्शन ही हुई है आपकी, लेकिन एक तरीके से क्या होता है आपने सबने पार्टिसिपेट किया जनरल लोगों ने, मतलब जो आपका मॉनिटर होगा उस मॉनिटर को आपने खुद चुना है। लेकिन दूसरे केस में आपका जो मॉनिटर है वो आप में से कुछ लोगों ने चुना है, सबने नहीं चुना है। तो जब कुछ लोग वोट करते हैं कुछ लोग चुनते हैं तो क्या बोल देते हैं हम उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोल देते हैं उसको, ठीक है। अब होता है क्या है कि भारत का राष्ट्रपति भी आपका इनडायरेक्टली चूज होता है। आपके देश में एमएलए होते हैं, हर स्टेट में एमएलए होते हैं और सेंटर में आपके कौन होते हैं एमपी होते हैं। एमएलए को कौन चुनता है किसी स्टेट के लोग, एमपी को कौन चुनता है किसी एक जगह के लोग, और एमपी और एमएलए किसको चुनते हैं आपका प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट किसका है जनता का, ठीक है। और प्रेसिडेंट चुना भी किया है लेकिन क्या जनता ने खुद चुना है नहीं चुना, तो क्या बन गई आपकी इनडायरेक्ट इलेक्शन होगी। तो अंग्रेजों के समय में भी आपकी स्टेट्स में एमएलए हुआ करते रहा कि उनका एमएलए नहीं बोलते, ठीक है। उनको सीधा होते थे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए में टर्म थी उस टाइम के ऊपर,
ठीक है। तो आपके जो वो लोग थे उन लोगों से आपने पूछ लिया कि किसको भेजा है कहाँ पे, असेंबली के अंदर। तो आपकी इलेक्शन तो हुई, लेकिन कैसी हुई आपकी इलेक्शन, इनडायरेक्ट। और कितने लोग हैं आपके इनडायरेक्टली इलेक्ट हो गए, 296। ठीक है, तो देयर वर 296 पीपल हु वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो कभी अगर क्वेश्चन आया कि आपका हाउस का फॉर्मूला क्या था, इट वाज इलेक्टेड, तो इलेक्टेड तो था, पर साथ में वो क्या था आपका, नॉमिनेटेड भी थे। बट देयर वर टू टाइप्स ऑफ मेंबर, वन वर इलेक्टेड, वन वर नॉमिनेटेड। ठीक है, और ये जो इलेक्टेड बंदे हैं इनकी इलेक्शन होती है आपके जून जुलाई के मंथ के अंदर, और उस जून जुलाई के मंथ का जो रिजल्ट वगैरह वो आता है नवंबर तक। नवंबर में जिन्ना को लगता था कि हम तो हार गए, ठीक है, जिन्ना रियलाइज कि इफ वी हैव लॉस्ट इट मींस कि दिस असेंबली इज गोइंग टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर हम इस असेंबली का पार्ट भी बन जाते हैं और संविधान बन जाता है तो भले वो हमारी मर्जी का नहीं है, ठीक है, लेकिन नाम किसका आएगा कि तुमने तो मिलकर बनाया था, तब क्यों नहीं बोले। अब जिन्ना बस वेरी स्मार्ट थिंग हो कि अगर मैं इसका पार्ट बन जाता हूँ और संविधान बन जाता है तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मैं लोगों सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो जिन्ना जो है वो क्या करते हैं, इसको बॉयकॉट कर देता है। ठीक है, मुस्लिम लीग इस असेंबली को बॉयकॉट कर देती है। और आपके जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, मैं आपको कहता इनको पता ही नहीं क्या होता है इलेक्शन वगैरह, इन्होंने भी कहा कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है, तो ना आपका प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया आपका असेंबली के अंदर, ना ही आपका मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन आपको मैंने कहा था ना कि ये लोग कुछ बस बोल के आते हैं कि करके आओ कुछ ना कुछ, ठीक है, तो इन लोगों ने फिर भी जिन्ना की बात नहीं मानी, स्टेट्स की बात नहीं मानी, इन्होंने क्या किया, काम करना शुरू कर दिया। जब काम करना शुरू कर दिया तो जिन्ना को लगा कि पाकिस्तान की डिमांड तो मान नहीं रहे, ठीक है, और अगर डिमांड नहीं मानेंगे और संविधान बन गया तो वैसे नुकसान में। तो जिन्ना बोलता है कि आप हमें भी इसका पार्ट बनना है, फिर जिन्ना इसका पार्ट बन भी जाता है, लेकिन बाद में याद आता है कि मतलब पाकिस्तान चाहिए था, इसके पार्ट से फिर हट जाता है। मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं समय के अंदर, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपकी इलेक्शंस भी हुई थी, आपके साथ में नॉमिनेशन भी हुई थी, लेकिन मेंबर्स कहां से आए थे आपके, फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस। हाउ मेनी ब्रिटिश प्रोविंसेस वर देयर, भाई सामने लिखा हुआ है 20 वाला इसमें 17 बराबर 20 लगा, ठीक है। तो 17 प्रोविंसेस से आपके कितने लोग आते हैं, आपके 296, और अब आपकी इलेक्शन भी हो जाती है और अब आपकी होगी वर्किंग। तो ये लोग क्या क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं अब हम और डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल, ये लिख लिया आप लोगों ने, बुक में लिखा हुआ है, तो अगर आपने लिखा नहीं भी है तो कोई लिखा हुआ है, बट स्टिल फ्लो चार्ट्स कैन हेल्प समटाइम्स। अब हम डिस्कस करेंगे आपका वर्किंग वाला पार्ट, कि लोग काम कैसे करते हैं। वर्किंग में इनकी पहली मीटिंग होती है आपका 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 एक इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद आपकी 11 दिसंबर 1946 इम्पोर्टेंट डेट है। फिर आपकी 13 दिसंबर 22nd January 1947, 22nd जुलाई 1947। ये 5 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका 5 डेट और लिखाऊंगा आपको, ठीक है। और जबकि पहली डेट है, इस डेट को क्या होता है, आपका फर्स्ट मीटिंग होती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब अपना काम शुरू किया तो इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है कब, 9 दिसंबर 1946 को। और ऑब्वियसली अगर कुछ भी काम करना है किसी भी हाउस में, ठीक है, तो सारे उसका मेंबर्स नहीं बन सकते, किसी को उसका क्या बनना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ताकि वो हर किसी को बोलने का मौका दे। जीडी में होता है कोऑर्डिनेटर आपका हमेशा, ठीक है, जैसे आपका जीडी में जीडीओ होता है वो कोऑर्डिनेट करता है, तो वैसे यहाँ पे क्या चाहिए, आपका कोऑर्डिनेटर चाहिए ताकि मीटिंग में कुछ मीनिंगफुल बातें भी हो सके। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में कोई किसी को जानता ही नहीं है, तो कहाँ से बनाओगे कोऑर्डिनेटर। तो यूजुअली क्या होता है कि आप सबसे जो ओल्डेस्ट मेंबर होते हो तो क्या बना देते हो आप, कोऑर्डिनेटर। तो आपका जो इस असेंबली का ओल्डेस्ट मेंबर थे, द ओल्डेस्ट मेंबर कौन थे आपके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was appointed as a temporary president। जो सबसे बुजुर्ग आदमी तो उनकी बात सब मानते हैं, तो जब तक आपका प्रॉपर इलेक्शन होके आपका एक प्रेसिडेंट नहीं बनता इस मीटिंग का या इस असेंबली का, तब तक टेम्पररी आपने किसको बना दिया, डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आपकी जो सेकंड मीटिंग होती है आपकी वो होती है 11 दिसंबर को, और इसमें क्या होता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as permanent president। ठीक है, तो फिर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं आपके परमानेंट प्रेसिडेंट। मतलब कि आप इतनी मीटिंग होगी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, आपकी बहुत सारी मीटिंग होती है, आपके ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक मीटिंग चलती रहती है। तो उन 3 साल तक मीटिंग को कौन प्रेसाइड करेगा? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बारी मौका देंगे सबको बोलने का, ठीक है। अगला आपका 13 दिसंबर। अब आपका प्रेजेंट बन चुका है, लेकिन प्रेजेंट बनना काफी नहीं है, ठीक है। आप इतने लोगों को आपने इकट्ठा कर दिया हुआ है डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि दिशा क्या है, हमने किस दिशा में डिस्कशन कर रही है। आप रैंडम बातों के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते। तो जिस तरह का आपने संविधान बनाना है, आपने उसके लिए क्या सेट करनी है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपका एक डॉक्यूमेंट है, इसका नाम है आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसका मतलब है प्रस्ताव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपका संविधान को बनाने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, कैसा संविधान होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक डॉक्यूमेंट है। इट वाज प्रेजेंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी बोलते हैं कि मतलब हमने ऐसा संविधान बनाना है, ठीक है। इसके बाद अगले 1.5 महीने तक कम से कम आपकी डिस्कशन चलती है किसके ऊपर? इसी प्रस्ताव के ऊपर। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो फाइनलाइज हो जाता है कि मतलब हाँ ठीक है, अब हमने उस पर डिस्कशन कर लिया है कि हमारा संविधान ऐसा ही बनेगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज फाइनलाइज्ड एंड अप्रूव्ड। ये हो गया आपका। उसी के बीच में जब तक ये सब हो रहा होता है, जिन्ना अपना अलग ही धुन में लगा होता है पाकिस्तान, ठीक है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को पाने के लिए वो थोड़ा सा उल्टी हरकतें करना शुरू कर देता है, ठीक है, दंगे होना शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम के ऊपर एकदम से आपका ऑर्डर आता है जून के मंथ में कि अब हम कर देंगे भारत को आजाद। हालांकि अंग्रेजों ने पहले कहा था कि हम इंडिया को छोड़ेंगे जुलाई 1948 में। उन्होंने बोला कि हम छोड़ देंगे, लेकिन हम कब छोड़ेंगे? 1948 में। लेकिन उसमें ना पार्टीशन की कोई बात नहीं हुई थी। तो जब जिन्होंने दंगे किए तो अंग्रेजों को लगा कि अब हम इनको छोड़ने की बात कर रहे हैं और ये लोग तो पागल हो चुके हैं, हर किसी को पावर चाहिए, ठीक है। तो अब हर किसी को पावर चाहिए, इस कारण से इतनी डिस्टर्बेंस आपकी हो जाएगी कि वर्ल्ड ब्लेम करेगा कि अगर इंडिया तबाह हुआ तो किसने किया? अंग्रेजों ने। तो इससे पहले कि अपना असली औकात ये लोग दिखाना शुरू करें, हम यहाँ से निकल लेते हैं। तो इट वाज फाइनलाइज्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी कि मतलब अंग्रेज छोड़ देंगे भारत को। और कब छोड़ देंगे? 15 अगस्त 1947 को छोड़ देंगे भारत को, ठीक है। लेकिन आप देश बनने जा रहे हो, झंडा ही नहीं आपके पास, ठीक है, क्या देश बनोगे? तो इसीलिए आपका नेशनल फ्लैग जो है वो आपका अडॉप्ट किया जाता है। तो आपका नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड। क्या कहते हैं अपने नेशनल फ्लैग को? तिरंगा कहते हैं। अच्छा, आप बताओ तिरंगा का मतलब क्या होता है? बस आगे रंगों का मतलब बताओ। What does saffron signifies? Sacrifice, किसका sacrifice? अच्छा, अच्छा, और white? अच्छा, और green? अच्छा, green कुछ भी है, बड़े अच्छा तो बोलेंगे कुछ में सही हो जाएगा, है ना? तुम सब गलत बोल रहे हो। सैफरन मतलब हिंदू, व्हाइट मतलब क्रिश्चियन, है ना? और ग्रीन मतलब मुस्लिम। फिर सिख टाइम चक्कर में, ठीक है। नहीं, बीजेपी सरकार तो ये सिखाती है ना? अब एक वंदे भारत चली आपकी, पहले नीली थी, अब एक सर्विस सैफरन रंग की। तो मुस्लिम बोल रहे हैं हरी भी नहीं चलाई तुमने। अरे तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सच में। ये फॉर्मल प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है, कि व्हाई इट सैफरन एंड व्हाई नॉट ग्रीन, ठीक है। और सरकार ने बोला तो ये ना, सरकार ने प्रेजेंट वैसे किया क्या, जो आपकी अगली वंदे भारत इंडिया थीम की है, तो उसमें हर रंग है, नीला भी है, व्हाइट भी है और सैफरन भी है, ग्रीन नहीं है। तो फिर प्रोटेस्ट करना बनता भी है लोगों का, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग जो है आपका, वो डिजाइन किसने किया ये बताओ? वो हाँ वही है। पी से नाम है, पी से नाम है। हाँ तो बता, पी से नाम है विकी या विशाल?
जाग जा, बताओ हु डिजाइन इंडिया नेशनल फ्लैग? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड। नहीं करो यार। और इंडिया में नेशनल फ्लैग का सिस्टम कुछ एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया होता है, ये होता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो आपका संविधान के एंड में ही है, ठीक है। और उसके तहत आपका जो फ्लैग है उसकी जो शेप है वो होनी चाहिए आपकी रेक्टेंगुलर, और साइज का रेशियो कितना होना चाहिए? हाँ 3:2, यानी कि लेंथ शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 एंड ब्रेड्थ शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। ये डिजाइन किया आपका पिंगाली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगाली वेंकैया, ठीक है। तो 22 जुलाई को क्या एक्सेप्ट हो गया आपका नेशनल फ्लैग, अपने ड्रॉप कर लिया। फिर बहुत सारे बेचारे इन लोगों ने बहुत मेहनत करी, ठीक है, और अंत में बन गया आपका संविधान। उससे बड़े कांड भी हुए बहुत सारे, भारत टूट गया, ठीक है, अंग्रेज चले गए, तो डिस्टर्बेंस होती है वो डिस्कस करेंगे। बट पहले हम एक बार डेट याद कर जाए, कौन कौन सी डेट इनकी वर्किंग में इंपॉर्टेंट है, कर दो लेंगे इसको। अब जो आगे की डेट्स है आपकी, इनमें से एक है आपकी 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। तो फाइनली आफ्टर 11 सेशंस spread over 2 years, 11 months, 18 days, the final draft of Indian Constitution was accepted by Constituent Assembly, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान को बनाते हुए कितना समय हुआ था आपका? ऑलमोस्ट 3 साल, ठीक है। और सेशन से मीटिंग करे, सेशन का मतलब क्या होता है कि लगातार आप 1 महीना मीटिंग करी, फिर आपने 1 महीना ब्रेक ले लिया, तो आपका जो एक संविधान से आप लगातार मीटिंग कर रहे थे हर दिन, वो क्या है आपका? सेशन है। तो 11 सेशंस में आपकी मीटिंग्स होती हैं, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। आपका जो संविधान है वो आपका बनके तैयार हो जाता है, और जितने भी आपके असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये संविधान है आपका बिल्कुल सही है। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एनैक्टमेंट। ये है वो डेट जिस दिन आपका संविधान बनके तैयार हो गया था, ठीक है। इट वाज द वर्किंग वाज फिनिश्ड एंड दे वर रेडी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब बनके तैयार हो गया। लेकिन इतना काफी नहीं था, ठीक है। संविधान बनाया है, बंद कमरे में बना है, दिल्ली के एक हॉल में, वाइसरॉय पैलेस में बना है आपका ये, ठीक है। लेकिन कोई लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो आपको समय चाहिए, आप लोगों को बताने के लिए आपको समय चाहिए, और इसीलिए आपका कुछ समय लिया जाता है, और समय हम मांगते हैं 2 महीने का, कि लोगों को अवेयर कर देते हैं और लोगों को बता देते हैं कि संविधान है और आपके ये अधिकार है, ये चीजें लीगल हैं, ऐसे इलेक्शंस हुआ करेंगी। लोगों को अवेयर करने के लिए आपने क्या किया? 2 महीने का समय लिया, ठीक है। और 2 महीने के समय के बाद कौन सी डेट आती है आपकी? 26 जनवरी 1950, जो कि आपका फर्स्ट रिपब्लिक डे भी है, और इसी को हम कहते हैं आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंस का मतलब क्या होता है? शुरू करना। एंड एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट मतलब लागू करना, कि आज से आपको जो भारत का संविधान है वो क्या हो जाता है आपका? लागू भी हो जाता है, यानी कि कल से लोगों को ये जो बातें हैं माननी पड़ेगी।
सरकार भी इसी संविधान के तहत काम करेगी, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगी। तो लोगों और सरकार के लिए संविधान कब लागू होता है आपका? 26 जनवरी 1950 को। डन है यहाँ तक? ठीक है। अब 26 जनवरी 1950 की डेट को क्यों चूज किया गया, ये सवाल आता है आपका। ठीक है, जानबूझकर 26 जनवरी की डेट को चूज किया गया था। जब आपके महात्मा गांधी दांडी मार्च किया था ना, तो दांडी मार्च करने से पहले आपका महात्मा गांधी ने बहुत सारी वार्निंग दी थी। हुआ क्या था कि आपको ना 1928 में हुआ क्या था कि आपको ना साइमन कमीशन नाम की कोई चीज हुआ करती थी। आप लोग मॉडर्न पढ़ चुके हैं, इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। साइमन कमीशन नाम का एक कमीशन आई थी, और उस कमीशन में हुआ क्या था कि इन्होंने चैलेंज दिया इंडियंस को। सॉरी, साइमन कमीशन का काम क्या था कि एक एडवाइस देके भारत को कैसे गवर्न करना है, मतलब कि भारत को कैसे रन करना है, उसके लिए कमीशन आने वाली थी। तो इंडियंस को 10 साल पहले पता था कि कमीशन आने वाली है, और इंडियंस वेट कर रहे थे कि जब ये कमीशन आएगी तो हम बताएंगे कि हम 10 साल में कितना बदल चुके हैं और हम अपने आप को रूल कर सकते हैं। जब ये कमीशन आती है तो उसमें इंडियंस को इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं आपका। नॉट अ सिंगल पर्सन इन द साइमन कमीशन वाज अ इंडियन पर्सनैलिटी। तो इंडियंस प्रोटेस्ट करते हैं उसके लिए। जब इंडियंस प्रोटेस्ट करते हैं तो आपका ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, नाम रखना जरूरी नहीं आपके लिए, उसका नाम है लॉर्ड बर्किंगहेड। लॉर्ड बर्किंगहेड आपका चैलेंज देता है कि एक तो तुम संविधान बना के दे रहे हैं, ठीक है, एक तो तुम्हारे लिए हम रूल करके दे रहे हैं, ऊपर तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आता, अगर इतना ही तो खुद बना लो। तो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार करी। इसमें सब कुछ लिख के दिया कि हमारा भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए, इसमें फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, और उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी करनी। ठीक है, तो इंडियंस को फ्रस्ट्रेशन हो गई उस समय के ऊपर कि हमसे पूछते भी हैं, काम भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हम अंग्रेजों को 2 साल का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि या तो हमें आधी आजादी दो, वरना हम 2 सालों बाद तो बिल्कुल आधी आजादी मांगेंगे नहीं। हम क्या मांगेंगे आपसे? पूर्ण स्वराज, यानी कि फुल फ्रीडम मांगेंगे आपसे। आपको पता है कि इंडिया के पास जो फ्रीडम है, तो पहले इंडिया डिमांड करती थी क्या? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या होता है? आपकी आधी आजादी। मेन जो चीजें हैं वो किसके पास रहेंगी? अंग्रेजों के पास। तो इंडियंस का 1905 से लेकर 1929 तक क्या डिमांड कर रहे थे? डोमिनियन स्टेटस। और महात्मा गांधी ने बोला कि अभी ना बहुत हो चुका है, हम तब से तुमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन तुमने हमें आज तक क्या नहीं प्रोवाइड किया? डोमिनियन स्टेटस। अगर आप मुझे डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड नहीं करते विद इन 2 इयर्स, तो हम क्या करेंगे आपका? हम ये आगे से डिमांड ही नहीं करेंगे। हम क्या डिमांड करेंगे? हम सीधा सीधा पूर्ण स्वराज। अगर कितनी इलॉजिकल डिमांड है ना? तुम बाप से साइकिल मांग रहे हो, बोलते हैं कि 2 साल में साइकिल ला के तो मैं बाइक मांगूंगा फिर, है ना? आप सोचते हो उस पर्सपेक्टिव से, होना कुछ भी नहीं है इससे, ठीक है, लेकिन प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेज कहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अंग्रेज इज आल्सो लाइक योर फादर ओनली, ठीक है, तो वो भी आपकी ऐसी डिमांड नहीं मानेंगे। तो इस कारण से आपका इंडियंस बोलते हैं कि आज से हम क्या डिमांड करेंगे? सिर्फ कंप्लीट फ्रीडम, और हमें आधी फ्रीडम चाहिए ही नहीं। याद है आपका बार बार अगस्त का ऑफर रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, क्रिसमस रिजेक्ट कर दिया, वो सब इसीलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो सब क्या ऑफर कर रहे थे? इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या ऑफर कर रहे थे? डोमिनियन स्टेटस। तो इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, कि जो चीज मैं तेरे से मांग रहा था 2028 में, तो मेरे को 1942 में लाके दे रहा है, ठीक है। तो इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक, आई नीडेड इट एटलीस्ट 15 इयर्स अर्लियर। आप मुझे अब जाके दे रहे हो वो चीज, मुझे चाहिए नहीं, आप अब मुझे क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज के लिए महात्मा गांधी को लीडर बनाया गया और बोला कि जो रास्ता बापू दिखाएंगे वो रास्ते में हम चलते रहेंगे, ठीक है। तो बापू ने पहले तो बोला कि पहले तो अंग्रेजों को बताने से पहले हमें खुद को मानना पड़ेगा कि हम आजाद हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, क्या करें फिर? इंडिपेंडेंस डे मनाओ, ठीक है। तो आपका जो 26 जनवरी 1930 है ना, उसको आपका एज अ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ये असली इंडिपेंडेंस डे नहीं है, सिंबॉलिक है कि हम अपने मन में आजाद हो चुके हैं, ठीक है। तो उसको सेलिब्रेट किया गया आपका अंग्रेजों के, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। बहुत मार खाई, बहुत डंडे खाए, लेकिन ये बड़ा सिंबॉलिक था। और मतलब वही है ना कि कुछ भी हो गया मतलब आपका हम सेलिब्रेट करेंगे आपका। तो 26 जनवरी से लेकर आपका 1946 तक, ये हर साल तक मतलब कोई फोकट की आजादी सेलिब्रेट कर रहे थे ये। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इस डेट के हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो क्यों है आपका 26 जनवरी इंपॉर्टेंट? इट वाज फर्स्ट स्वराज्य दिवस। इन 1929। तो इसीलिए आपकी इंपॉर्टेंस है कि जब आपका फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, तो 26 जनवरी 1929 वाज एन इंपॉर्टेंट डे, जहां पे आपने क्या सेलिब्रेट करना शुरू किया था? अपना इंडिपेंडेंस डे।
तो उसी को मतलब ऑनर करने के लिए इन्होंने क्या किया, 26 जनवरी को याद किया गया। लेकिन 26 जनवरी को आपका रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे में क्या होता है आपका, मोदी जी की स्पीच के अलावा होती है, मोदी जी की स्पीच नहीं होती है ना। एक क्वेश्चन था आपका कि मोदी जी को कौन सा डे पसंद है, 15 अगस्त से 26 जनवरी, 15 अगस्त पीने का मौका मिलता है ना। सब स्पीच नहीं देता, सब फौजी को देख रहे होते हैं। तो उस जब आपकी परेड वगैरह होनी है तो परेड में सलामी नहीं लेता है प्रेसिडेंट। इनको याद आया 2 दिन पहले कि हमारे पास तो राष्ट्रपति है ही नहीं, ठीक है। और नेशनल सॉन्ग नेशनल सब बजता है। तो 24 जनवरी 1950 को 3 खतरनाक काम करते हैं। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो बोलते हैं कि तुम बनोगे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट। कोई इलेक्शन नहीं हुई इसकी, बस ऐसे ही। और अभी संविधान बना के हटे है कि इलेक्शन चाहिए हर चीज के लिए, ठीक है। और दूसरा है आपका नेशनल सॉन्ग, गाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, और एक नेशनल एंथम। What is the difference between national song and national anthem? आज क्यों है तू? हम कितने तगड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, फिलोसॉफिकल। हाँ, सॉन्ग सॉन्ग होता है, एंथम एंथम होता है ना। तेरा हो गया एनडीए के बस, बताओ आगे। बताओ क्या डिफरेंस है आपका नेशनल सॉन्ग और एंथम के बीच में? अरे कुछ भी बोलो तो गाली मत निकालो। हाँ, कौन सा? हाँ, लिरिक्स अलग है ना, कॉम्पोजिशन भी अलग है ना, राइटर भी अलग है और स्पेलिंग भी अलग है, ठीक है। देखो नेशनल सॉन्ग और एंथम से इतना फर्क है कि एंथम को गाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये एंथम बेसिकली आपके देश को रिप्रेजेंट करता है, सॉन्ग भी आपका देश का ही है, अलग नहीं है। बट जब आप एंथम को गाते हो देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच यू हैव टू फॉलो, ठीक है। एट वन टाइम आपके अमिताभ बच्चन गाते हैं ना, आपका कई बार अमिताभ बच्चन गाता है आपका नेशनल एंथम, तो एक सुर ताल लगा के इसने खींचे 60 सेकंड का, पेनल्टी बड़ी, ठीक है। कि हाउ मच टाइम, 52 सेकंड। तो 53 हो जाए 51 हो जाए इतना माफ कर देंगे क्योंकि इंसान है, ठीक है। बट आप उससे अगर आप एक्सटेंड करोगे, जरा सुर ताल लगाओगे तो आ करोगे तो ऐसी बात है कि तो पेनल्टी पड़ सकती है, या लिरिक्स चेंज कर दो टोनी कक्कड़ की तरह, है ना, जय लगेगा। तो एंथम के टाइम के ऊपर मतलब, ठीक है, एंथम के टाइम के आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। बट ड्यूरिंग अ सॉन्ग मतलब ये नॉर्मल स्कॉट का सॉन्ग गा सकते हो, इस वजह से मुझे कंपोज कर सकते हो, ठीक है। एंथम सबको आता है, किसी को सॉन्ग आता है पूरा का पूरा, किसी को नहीं आता होगा तो मैं 100 रुपए दूंगा। मैं कैसा मुझे आता है, गुड है। आप भूल गए ना अभी, किसी को प्लेस भी नहीं आता होगा स्कूल का, अरे लोग भूल जाते हैं यार। हाँ? आप टेस्ट करके देखो कि 2 चीज हमने फर्स्ट क्लास से लेकर गाड़ी तक 12th क्लास तक 2 चीज हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। बस ठीक है, ओके। तो नेशनल सॉन्ग का नाम क्या है? ये तो सबको लिखा किसने, ये बताओ। और एंथम इसका ये क्या है, ठीक है। जनगण मन में आपका पूरे के पूरे इंडियन ज्योग्राफी की बात की जाती है, इंडिया के हर एक रीजन की बात की जाती है। तो जो भी आपका वहां पे वर्ड है वो कहीं ना कहीं किसी एक रीजन को बता रहा है आपका, ठीक है। तो और वंदे मातरम जो है आपका इसका क्वेश्चन मातरम आपका लिखा किसने, बंकिम चटर्जी ने लिखा है आपका। और ये हो गया बड़ा कॉमन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आता है आपका आजकल कि इनकी किसी किताब में लिखा गया था,
तो उसको किताब कौन सी है आपकी? और अनंत किताब है वो एक रिवोल्ट के ऊपर बेस्ड है, उस रिवोल्ट का नाम है सन्यासी रिवोल्ट। आपका बंगाल में सन्यासी रिवोल्ट हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस रिवोल्ट के ऊपर एक किताब बेस्ड है और उसके अंदर आपको भीम से एक बहुत ही बड़ा रोल था, ठीक है। तो उसी बुक में आपका ये एंथम भी लिखा गया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं आपकी रिपब्लिक से 2 दिन पहले कि राष्ट्रपति भी चुना जाता है, नेशनल सॉन्ग भी बनता है, साथ में आपका नेशनल एंथम भी आपका चूज किया जाता है, ठीक है। डन है यहाँ तक? अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीजें, ठीक है, इसी असेंबली से जुड़ी हुई। अब होता क्या है कि जब ये लोग 1946 में आपका ये काम करना शुरू करते हैं, आपका संविधान बनाना शुरू करते हैं, तब 2 चीजें अलग होती हैं जो कि आपका 15 अगस्त में चेंज हो जाती हैं। पहला कि आपका पार्टीशन नहीं होता, तो 15 अगस्त जो है 1947 इसके बाद क्या होता है, आपका एक चीज तो होती है आपकी पार्टीशन होती है, ठीक है। और उस पार्टीशन के बाद बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होंगे आपके असेंबली के जो कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान। तो आपकी जो स्ट्रेंथ थी ना, पहले कितनी थी आपकी 389, वो कितनी पहुंच जाती है आपकी 299, यानी कि जो बाकी आपके 90 लोग हैं वो कहाँ चले गए, आपके पाकिस्तान चले गए आपके 90 लोग, ठीक है। पार्टीशन, मैनी मेंबर्स went to पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। और जो दूसरी चीज होती है वो होता है आपके अंग्रेज चले जाते हैं, ब्रिटिशर्स also left, hence Indians had one additional responsibility, hence Indians ठीक है। क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हम उसके बारे में जानते हैं। अब जब तक आपके अंग्रेज थे, सॉरी मुस्लिम्स कुछ सिख भी गए थे आपके, तो आपके असेंबली की मेंबर 389, उसमें कितने चले गए थे आपके -90, तो हाउ मेनी लेफ्ट 299, ठीक है। अब ये जो आपके एडिशनल मेंबर्स हैं आपके, सॉरी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, जब आपके भारत के लोग संविधान बना रहे थे तो अंग्रेज आपका देश संभाल रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो नेता है आपके चुने हुए, पहले आपका देश आज कौन संभालते हैं, नेता संभालते हैं, आपके लीडर संभालते हैं, एमपी एमएलए संभालते हैं। लेकिन अब ये संविधान बना ही रहे हैं और अंग्रेज जा चुके हैं, तो जो आपकी असेंबली चुनी हुई है इसको देश भी संभालना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपका संविधान नहीं बनता, जब तक संविधान नहीं बनता इलेक्शन करवा नहीं सकते, ठीक है। तो संविधान तक वेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, इसी के लोग जो है वो और क्या बन जाएंगे, आपके एमपी बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको तो देश संभालना और इलेक्शन करवा नहीं सकते। तो जो आपके ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर हुआ करते हैं, देखो आपके जो असेंबली के मेंबर्स हैं वो कैसे आए थे, आपके इलेक्ट होके आए थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नई इलेक्शन पॉसिबल नहीं, संविधान अभी बना नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो लोग आपके ऑलरेडी चुने गए हैं उनको आप एक और काम दे दो, वो काम क्या है आपका, मेकिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ टिल इलेक्शंस आर कंडक्टेड, ठीक है। तो आपकी जो असेंबली आपका लॉ बनाती है, आप क्या कहते हो उसको, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया में लॉ मेकिंग कौन करता है, आपका लेजिस्लेचर, ठीक है। तो आप लिखोगे हेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली also became a legislative assembly, एंड इसका प्रेसिडेंट कौन था, जी.वी. मावलांकर,
जीवी मामलाकर बनते हैं आपके फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो 1947 15 अगस्त को आपके दो चेंज आते हैं भारत के संविधान या संवैधानिक सभा में। भारत में दो चेंज आते हैं, एक आपको चले जाते हैं अंग्रेज। अंग्रेजों के जाने के बाद क्या होता है आपका पार्टीशन होता है और काफी लोग चले जाते हैं आपके, और 90 लोग आपके मिसिंग हो जाते हैं। तो आपके हाउस की स्ट्रेंथ हो जाती है कम। कितने कौन सी स्ट्रेंथ आपकी 299। दूसरा आपके अंग्रेज चले जाते हैं, और जब अंग्रेज जाते हैं आपके तो ऑब्वियसली बात है कि उनका एक एडिशनल काम होता है जो कि वो लॉ बनाया करते थे नॉर्मल देश को रन करने के लिए। तो वो भी आपको करना पड़ेगा, आपका असेंबली को करना पड़ेगा। तो असेंबली को एक और काम मिल गया कि वो क्या बनाएगी, जब तक आपका इलेक्शन नहीं तब तक क्या करेंगे, आपका वो ऑर्डिनरी लॉ बनाएंगे। और इसके लिए आपका उसी असेंबली के दो काम दे दिए गए। जब असेंबली मिलती थी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसके चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। जब ये मिलती थी एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसके चेयरमैन कौन थे आपके जीवी मावलंकर, जो कि आजादी के बाद लोकसभा के पहले स्पीकर भी बनते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रोक रहे हैं, आपका बस 2-4 मिनट में रुक जाओ, कितने खुश हो गए एकदम से। ठीक है, 2-4 मिनट का कंटेंट बचता है, लेकिन अगली क्लास में रहूंगा मैं आपको, समझाना ही पड़ सकता है उसको। ठीक है, so that we will do, and tomorrow you also, tomorrow नहीं, Monday you will start with your preamble। तो एक preamble बचा आपका टॉपिक, फिर थोड़ा बहुत आपके शेड्यूल्स वगैरह करने हैं हमने। ठीक है, 01 यही रहेगा, 02 ऊपर जाएगा।